हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन की 19 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट में टारगेट फिस्कल डेफिसिट एट 4% ऑफ जीडीपी बाय 2025 टू 2026। ठीक है, तो गाइस आपको समझ आ रहा होगा ये न्यूज किस में कवर होगी, इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी अंडर GS3। देखो गाइस, आपको पता होगा डिफरेंट टर्म्स होती हैं, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट। क्या टाइम था, बहुत पहले टाइम था कि जब बजट डेफिसिट की जो टर्म थी उसको मतलब कि बंद ही कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद एक कमेटी बैठी थी जिसमें ये हुआ था कि हमें क्या करना है, अपने रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल में रखना है, इतना परसेंट ऑफ जीडीपी रखना है, और फिस्कल डेफिसिट को इतना परसेंट ऑफ जीडीपी रखना है। लेकिन अभी आपको भी पता है कि कोरोना की वजह से मतलब देखो ये एक्ट आया था FRBM एक्ट, इसके अंदर हमने डिसाइड किया था कि हम ना कितना हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होना चाहिए, कितना हमारा फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब आपको पता है कोरोना की वजह से क्या ये सब चीजें हिल गई हैं, तो इसलिए क्या गवर्नमेंट अब टारगेट करेगी कि 2025 तक हमारा जो फिस्कल डेफिसिट होगा वो 4% तक होना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। सिंपल बात है, गवर्नमेंट को कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू है, उसमें आपका क्या डिफरेंस है। लाइक आपकी 100 रुपए की इनकम है और आपका खर्चा 120 रुपए का हो गया, तो मतलब आपको 20 रुपए का घाटा है, तो ये आपका डेफिसिट है। सिंपल बात है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। जब रेवेन्यू हायर होता है तो बजट को फिस्कल सरप्लस बोलते हैं। ऑफकोर्स फिस्कल होता है क्या गाइस, फिस्कल का मतलब होता है जो गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी होती है उसी को हम फिस्कल बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका मतलब कि रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है, मतलब कि अगर आपको 80 रुपए का आपका खर्चा होता तो 20 रुपए का आपको सरप्लस होता, तो आपको सरप्लस बोलते हैं। अगर आपको घाटा हो रहा है तो इसका मतलब वो डेफिसिट में जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल बात ये, जितना हायर फिस्कल डेफिसिट होगा उसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो स्लगिश हो जाएगी, मतलब कि धीरे चलेगी। अगर आपको घाटा हो रहा है तो आप सोच सकते हो, अगर अपना स्मॉल स्केल पे अगर आप इसको इमेजिन करो, अपने घर पे इमेजिन करो कि अगर मुझे घाटा हो रहा है तो ऑफ कोर्स मेरी इकोनॉमी स्लगिश हो जाएगी और मुझे और ज्यादा मनी क्या करनी पड़ेगी, लोगों को मतलब कि देनी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट वो बाय करें, इन्वेस्ट करें। ठीक है, हाउएवर लॉन्ग टर्म में जो फिस्कल डेफिसिट है हम उसको क्या कर सकते हैं, डेट्रीमेंटल मान सकते हैं। लाइक अगर सपोज करो, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लेके आ रहे हैं ताकि हम अपनी इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना सके। अब लॉन्ग टर्म हमारा प्लान है ना, अभी एक टाइम पे तो हमें घाटा हो गई, लेकिन एक बार जब हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे तो उसके बाद क्या, इतना इन्वेस्टमेंट आएगी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, तो हमारा अगर हम फ्यूचर में देखें तो हम क्या आएगा, हमारा फिस्कल सरप्लस लगेगा। ठीक है, तो ये बोला लॉन्ग टर्म में जो फिस्कल डेफिसिट है वो डेट्रीमेंटल भी हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, लेकिन यार आप खुद सोचो, अगर आपको कोई स्टार्टअप अभी स्टार्ट करना है, ठीक है, ये कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो शुरू में आपको लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप डेफिसिट में जाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो आपको क्या आगे क्या आएगा, प्रॉफिट हो। ठीक है, अभी फिस्कल डेफिसिट को रिवाइज कर रहे हैं कि 4% ऑफ जीडीपी का हो सकता है, क्योंकि वजह से अभी आपको पता है क्योंकि जीडीपी ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट हुई है और रेवेन्यू के कलेक्शन में बहुत ज्यादा मतलब की कमी आई, मतलब कि रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत कम हुआ है, जबकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बहुत हुए कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। इसके बाद अभी आपको पता है अभी क्योंकि पैंडेमिक की वजह से हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्लो डाउन हो गया, तो अगले कुछ साल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा ही रहेगा और गवर्नमेंट को एक्सपेंशनरी पॉलिसीज ही यूज करनी पड़ेगी। देखो गाइस, अभी क्या है, मतलब कि इकोनॉमी हमारी खराब है, मतलब कि बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज यूज करती है। जब हमारा अच्छा खासा कंट्री में सब चल रहा है, खर्चा हो रहा है, तो जब इन्फ्लेशन आती है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर्स लेने लगते हैं। लेकिन क्यों, अभी यहाँ पे मार्केट में डिमांड कम है, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी गवर्नमेंट लेगी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, इन्वेस्ट करें। ठीक है, इससे इंप्लाई करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने लॉन्ग स्टैंडिंग जो मीडियम टर्म टारगेट है, जो पहला 2.5 to 3% ऑफ जीडीपी था, उससे डेविएट हो गया। देखो आप सबको पता है जब FRBM एक्ट आया था 2004 में, तब हमने सोचा था कि फिस्कल डेफिसिट को 2.5 to 3% होना चाहिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट रिवाइज करके क्या कर रही है, 4% कर रही है। ठीक है, NK सिंह पैनल बैठा था जिसको इसलिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ताकि फिस्कल मैटर्स को रिव्यू कर सके, और उसने रिकमेंड किया था कि फिस्कल डेफिसिट 3% होना चाहिए बाय 2017-18 और इसको रिड्यूस करना है हमें ग्रेजुअली 2.5% बाय 2023। ठीक है, लेकिन हमारा क्या हो गया 2 और हमने मतलब क्या सोचा था कि 3% हम 2017 तक करेंगे, 2021 तक 2.8%, 2021-22 तक 2.6% और 2023 तक 2.5%। ठीक है, लेटर गवर्नमेंट ने टारगेट को थोड़ा नीचे लेके आई और सोचा कि फिस्कल डेफिसिट को 2022 तक 3.1% करेंगे, और ठीक है, हाउएवर फिस्कल डेफिसिट को वाइडन किया और गवर्नमेंट अब दोबारा क्या करेगी, इस
एक्ट को क्या करेगी, अमेंड करेगी, दैट इज द फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट को क्या करेगी, दोबारा अमेंड करेगी। ठीक है, तो अगर आई होप आपको समझ में आ गया, मतलब सिंपल बात ये है, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू में कमी आई है और गवर्नमेंट को जो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लेने पड़ रहे हैं, मेजर्स लेने पड़ रहे हैं, इसकी वजह से जो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो गवर्नमेंट ने क्या किया, अमेंड किया। नेक्स्ट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस न्यू मॉनसून मॉडल्स दिस ईयर। ठीक है, अगेन गाइस ये जो न्यूज है हमारी एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। ठीक है, अभी क्या न्यू स्टेप्स इसलिए लिए गए हैं ताकि हम अपनी जो मॉनसून की प्रेडिक्शन है उसको इंप्रूव कर सकें। सबसे पहले क्या स्टेप लिया जाएगा, एक मल्टी मॉडल असेंबल अप्रोच ली जाएगी। इसके अंदर हम डिफरेंट मॉडल्स को कंबाइन करेंगे ताकि जो भी फोरकास्ट में जो एरर होती है उसको हम रिड्यूस कर सके मॉनसून की प्रेडिक्शन में। इसके अलावा जो करंटली जो फोरकास्ट हम यूज करते हैं या बनाता है जो IMD, वो क्या यूज करके करता है, वो मॉनसून मिशन कपल्ड फोरकास्टिंग सिस्टम और साथ में स्टैटिस्टिकल एनसेम्बल फोरकास्टिंग सिस्टम, इन दोनों सिस्टम को यूज करके क्या है हमारा जो फोरकास्ट करता है IMD। ठीक है, अभी क्या स्पेशल सीजनल फोरकास्ट को इशू किया जाएगा फॉर रेनफेड एरिया। रेनफेड एरिया वो एरिया जो सिर्फ रेन पे ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, रीजन किसी को रेनफेड इसलिए बोलते हैं जब वहां पे इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं होती और मेजोरिटी जो वहां पे जो क्रॉप को सो किया जाता है वो सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट ही होती है। ठीक है, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द रेनफेड एग्रीकल्चर, मतलब कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो मोस्टली रेन पे ही डिपेंड करता है, अगर हम एरिया वाइज देखे जाए और प्रोडक्शन वाइज भी देखे जाए। और इसकी वजह 60% जो हमारा इंडिया का एरिया है या जो हमारी एग्रीकल्चर GDP है वो किस पे डिपेंड करती है, रेन पे डिपेंड करती है। अगर मंथली आउटलुक देखें तो 4 मंथ्स का रेनफॉल सीजन होता है इंडिया में, ये आप सबको पता होगा, जो मानसून आता है। ठीक है, 1 जून को आता है और फिर बाद में वो सितंबर तक चला जाता है। ठीक है, फ्लड वार्निंग जो फोरकास्ट है वो सेंट्रल वाटर कमीशन पहले दे देती है 5 दिन के लिए। ऑल्सो फोरकास्टिंग जो अर्बन फ्लडिंग जैसे जो मुंबई, दिल्ली इन सब में होती है, चेन्नई, मुंबई, वो भी क्या करता है, IMD करता है। ठीक है, इट करंटली क्या अभी फ्लड फोरकास्ट देता है 3 दिन का। ठीक है, IMD ने रिसेंटली फेल हुआ है क्योंकि 2019-2020 में एक्सेस रेनफॉल हुई है और इसका मैग्नीट्यूड बताने में IMD फेल हुआ है, जिसकी वजह से काफी इंपैक्ट पड़ा है हमारे ऑफकोर्स फूड प्रोडक्शन, क्योंकि आपको पता है मॉनसून हमारे लिए फोरकास्ट फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर हम गलत प्रेडिक्शन बता देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी फूड प्रोडक्शन में कमी आएगी और GDP ग्रोथ में भी ऑफकोर्स क्या होगा, मतलब कि अफेक्ट करेगा। इसके अलावा अगर रेंज कम आएगी इसकी वजह से फार्मर्स की इनकम इंपैक्ट होगी, रूरल की डिमांड और कंजप्शन वो भी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट सुजेस्ट कॉर्पोरेट्स टू एनकरेज व्हीसल ब्लोइंग मैकेनिज्म। देखो गाइस, व्हीसल ब्लोइंग मैकेनिज्म क्या होता है, मैं आपको सिंपल बताती हूँ। लाइक अगर आपको लगता है कोई बंदा करप्ट है, ठीक है, और अगर आप उसको बता रहे कि हाँ ये करप्ट है, तो इसका मतलब यू आर व्हीसल ब्लोअर, लेकिन आपकी आइडेंटिटी को छुपाया जाएगा क्योंकि यार कल को पता चल गया तो आपने उस बंदे ने आपके अगेंस्ट कुछ कर दिया। ठीक है, तो व्हीसल ब्लोअर मैकेनिज्म कुछ सजेस्ट किया वाइस प्रेसिडेंट ने, और ये जो हमारी न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी अंडर GS2। ठीक है, व्हीसल ब्लोइंग क्या होता है, अगर हम कुछ अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं किसी अथॉरिटी की, पब्लिक की, ताकि जो गलत काम करे, रॉन्ग डूइंग करे, कुछ मिसकंडक्ट करे, करप्शन कर रहा है या अनएथिकल एक्टिविटी कर रहा है पब्लिक, प्राइवेट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे बोलते हैं व्हीसल ब्लोइंग। ठीक है, व्हीसल ब्लोअर्स क्या करते हैं, ऑफन फेस रेप्रेजेंट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर हु मे सफर रेपुटेशनल डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ व्हीसल ब्लोइंग डाउन। मतलब कि एक तो किसी बंदे ने किसी करप्शन के बारे में बताए और उसकी वजह से क्या है, उसको बल्कि उल्टा घाटा होता है, उसको रेपुटेशनल वैल्यू करना होती है, या फिर कुलीग से हु मे हैव बीन इन्वॉल्वड इन द इलिसिट एक्टिविटी, मतलब कि इलीगल एक्टिविटी। व्हीसल ब्लोअर क्या करते हैं, किसी भी कॉर्पोरेट या फाइनेंशियल स्कैम्स को क्या करते हैं, मतलब बताते हैं कि ये सब हुआ है, इसलिए उन्हें कुछ प्रोटेक्शन चाहिए और किसी लॉ के अंडर उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एडवर्ड स्नोडेन, ये फॉर्मर CIA एम्प्लॉय थे जिन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन लीक कर दी पब्लिक की। ठीक है, अब हम इन व्हीसल ब्लोअर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, आपको समझ में आ गया ना। व्हीसल ब्लोअर सिंपल मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो अगर बंदा काम गलत कर रहा है और आप उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हो तो आपको क्या बोलते हैं, आपको व्हीसल ब्लोअर बोलते हैं, लेकिन आपको कुछ प्रोटेक्शन जरूरत होती है किसी लॉ के अंडर। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या है ताकि हम व्हीसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट कर सके। सबसे पहले व्हीसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, ये उस बंदे की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है और साथ में कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को रेगुलेट करता है ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा SEBI की प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। देखो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, लाइक आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको पता है कि कल इस मार्केट के शेयर बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं या बहुत ज्यादा घटने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने किसी दोस्त को पहले बता दे कि यार तू इस शेयर ले ले या इस शेयर के बेच दे, कल को क्या हो जाएगा, मार्केट डाउन हो जाएगी, कल को मार्केट अप हो जाएगी, तो आप क्या कर रहे हो, पहले ही सब लीक कर रहे हो, तो जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, हमारी बैन है। ठीक है,
तो SEBI का प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन है, जो क्या कहते हैं व्हिसल ब्लोअर्स को रिवार्ड करती है या फिर अदर इन्फॉर्मेंट्स को जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे। लेकिन आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये बंदा इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, तो अगर आपने उसकी आइडेंटिटी पहले रिवील कर दी है तो उनको क्या करते हैं, आपको रिवार्ड मिलेगा। इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होते हैं ऑलरेडी बता चुके हो। इट रेफर्स टू द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जो शेयर्स की सिक्योरिटीज, शेयर्स को सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, जो उनकी ट्रेडिंग होती है जो कि अभी अनपब्लिश होती है, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर सिक्योरिटी। सिंपल बात ये, अगर आप कोई पर्टिकुलर शेयर की इन्फॉर्मेशन पहले ही लीक कर दो जो अभी पब्लिश नहीं हुई है। एक एक कंपनी तक 2013, ये आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, ये मैंडेटरी है उन एंटिटीज के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है कि उनको ऑडिट कमेटी सेटअप करनी है ताकि जो व्हिसल ब्लोअर कंप्लेंट्स है उनको वो क्या कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है अपनी एजुकेशनल मिनिस्ट्री टू सून रिलीज इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। गाइस देखो, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो सोशल इश्यूज और आपका इकोनॉमी दोनों में कवर हो सकता है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको पता है कि एजुकेशनल पॉलिसीज में थर्ड एक सीरीज आई है। सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1968 में आई थी, उसके बाद 1986 में आई थी, जो स्कूल एजुकेशन को कवर करता है प्री प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक। ठीक है, रिकमेंडेशन क्या है अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, वो डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग वेरी की गई है और पॉलिसी को अगले 20 साल के लिए बनाया गया जो अभी बनी है। ठीक है, इसने क्या है, इसलिए अभी हमने जो इंप्लीमेंट करने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को वो अभी हम एक फेज मैनर में करेंगे। ठीक है, 20 साल की बनाई है तो धीरे धीरे करेंगे। अभी तक क्या स्टेप्स ले लिए हैं, सबसे पहले कि निष्ठा स्कीम, आपको सबको पता होगा, मैं निष्ठा स्कीम लास्ट ईयर काफी बार डिस्कस किया है। दैट इज द नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एनवायरनमेंट। देखो निष्ठा स्कीम के अंडर क्या होता है, मेनली हम टीचर्स को ट्रेनिंग करते हैं ताकि हम टीचर्स की कैपेसिटी को बिल्ड कर सके या फिर स्कूल के प्रिंसिपल्स की जो स्किल है उनको हम क्या कर सके, बूस्ट कर सके एट एन एलिमेंट्री स्टेज। ठीक है, इसके अलावा दीक्षा पोर्टल, दैट इज द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग पोर्टल, इसको हमने इसलिए लॉन्च किया था ताकि हम ई लर्निंग मतलब कि डिजिटल लर्निंग को क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके और उसका जो लार्ज नंबर ऑफ लोगों को क्या कर सके, उसका एक्सेस प्रोवाइड कर सके लिंक्ड ई कंटेंट का। ठीक है, देखो गाइस आपको निष्ठा और दीक्षा दोनों के बारे में पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा हमें नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी मिशन को सेटअप करने का अप्रूवल मिल चुका है। इसके अलावा मनोदर्पण इनिशिएटिव, देखो गाइस मनोदर्पण इनिशिएटिव मेनली किसके लिए, जो कि बच्चों की मेंटल हेल्थ और स्टूडेंट्स की वेलबींग के लिए इनिशिएटिव है ताकि हम बच्चों को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके और जो बच्चे डिस्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उनको हम काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो अब हमने 3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी है, निष्ठा, सेकंड है दीक्षा पोर्टल, थर्ड है मनोदर्पण। ठीक है, इसके अलावा हम इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का डेवलपमेंट करेंगे फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसको प्रपोज किया गया। एग्जिस्टिंग स्कीम्स क्या है, समग्र शिक्षा, मिड डे मील आपको पता ही होगा, पढ़ना लिखना अभियान, इसको ऑलरेडी अलाइन किया गया विद द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हाई जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपनी टास्क फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ताकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो भी रिकमेंडेशन है उसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है टास्क फोर्स ऑन मैरिज एज सबमिट्स रिपोर्ट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। देखो गाइस अभी आपको पता है मैरिज एज की बात को अमेंड किया जा रहा है, मतलब लड़कियों की जो 18 ईयर्स की एज को है उसको 21 करने की बात चल रही है। ठीक है, अगेन गाइस जो न्यूज है हमारी सोशल इश्यूज के अंदर कवर होगी। ठीक है, अभी क्या है, इससे पहले गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स को सेटअप किया जो को जया जेटली जी हेड करे। तो गाइस जो नाम होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डायरेक्टली पूछ सकते हैं ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, ताकि हम कुछ मैटर्स को एग्जामिन कर सकें, मतलब मदरहुड से रिलेटेड या फिर लोअर मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट। देखो गाइस अब क्या है, 18 साल में अगर शादी हो जाती है किसी लड़की की, 19 साल तक उसका बेबी हो जाएगा एज पर आवर इंडिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब क्योंकि 19 साल की माँ स्वस्थ नहीं होगी, कहने को क्या होता है गाइस 21 साल में ही एक माँ की जो हेल्थ होती है वो सही रहती है। अगर तो इसकी वजह से अगर हम मैरिज एज बढ़ाएंगे तो जो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो भी अपने आप कम होगा और साथ में जो लड़कियों की एजुकेशन है उनका जो लिटरेसी रेट स्पेशली जो हायर एजुकेशन है उसमें भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके मल्टीपल रीजंस है कि गवर्नमेंट क्यों चाह रही है कि लड़कियों की जो मैरिज एज है उसको रिवाइज किया जाए। ठीक है, इससे पहले गवर्नमेंट ने टास्क फोर्स को सेटअप किया था जिसको जया जेटली की तरह हेड किया जा रहा है ताकि हम कुछ मैटर्स को एग्जामिन कर सके, जैसे एज ऑफ मदरहुड की क्या एज होनी चाहिए, किस तरह हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को लोअर कर सकते हैं और न्यूट्रिशन लेवल से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस इंक्लूड किया कि हम किस तरह से एज, मैरिज की एज किस तरह से लिंक्ड है मदरहुड की एज से और हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस के लिए मदर्स और इन्फेंट की। देखो गाइस आप सबको पता है जब भी न्यूट्रिशन की बात होती है उसमें मेनली चिल्ड्रन और वुमेन की बात होती है, स्पेशली मतलब कि जो वुमेन जो मदर अभी बनी है। ठीक है, तो किस तरह से मैरिज की एज इन सबसे लिंक्ड है। ठीक है, रिकमेंड के अकॉर्डिंग, जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टास्क फोर्स की जो रिकमेंडेशन है उसमें ये बोला कि जो वुमेन की एज है
जब उसको फर्स्ट चाइल्ड बर्थ होता है उसकी 21 साल होनी चाहिए, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इसलिए क्या है, लीगल एज को इंक्रीज करने की बात हो रही है। अब उसके क्या फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट है, देखो सबसे पहले क्या है, अर्ली मैरिज की वजह से कि गर्ल्स की जो हाईएस्ट जो अटेनेबल स्टैंडर्ड होता है जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो अभी उतना अटेन नहीं होता। इसके अलावा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है या फिर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी या जो न्यूट्रिशन लेवल चिल्ड्रंस का, वो अपनी मदर की एज पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। मैरिज अगर यंग एज में होती है, इसका मतलब क्वार्टर वुमेन इंडिया में, मतलब कि 1/4 वुमेन जो इंडिया में, वो लेबर फोर्स में जाती है। लेबर फोर्स मतलब जो प्रेगनेंसी के वक्त, डिलीवरी के वक्त जो काम मतलब पेन होता है उसमें जाती है, ठीक है। अब कई लोगों का कहना है कि नहीं, मैरिज एज नहीं बढ़ानी चाहिए। क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए? क्योंकि अगर हम फीमेल का मैरिज एज बढ़ाएंगे, उसकी वजह से क्या, ऑफ कोर्स लोग क्या, अभी भी हमारी क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, सन की प्रेफरेंस बढ़ेगी, हाई पॉवर्टी आएगी, जिसकी वजह से क्या है, फीमेल इन्फेंटिसाइड या जो एबॉर्शन होते हैं या सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन ज्यादा बढ़ेंगे। इसके अलावा क्या है, गर्ल्स क्या है, अपने पर्सनल मैटर्स में कुछ नहीं बोल पाएंगी अंटिल दे आर 21, ठीक है। मतलब कि जिन लड़कियों को 18 साल तक दबाया जाता है अपने घर में, अब उनको 21 साल तक दबाया जाएगा, सिंपल बात ये है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं क्या क्या एक्ट आए हैं डिफरेंट टाइम में। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था। इसमें सबसे पहले जो एज बढ़ाई थी वो 10 से 12 साल की थी एट द एज ऑफ मैरिज। उसके बाद चाइल्ड मैरिज रिसेंट एक्ट ऑफ 1929 आया था, इसको हम शारदा एक्ट भी बोलते हैं। इसमें मिनिमम एज गर्ल्स की 14 साल की थी मैरिज की, और बॉयज की 18 साल की थी। फिर 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया था, जिसमें लड़कियों की एज क्या किया था, 18 साल की थी, और लड़कों की एज 21 साल करती थी, ठीक है। चलो गाइस, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। चाबहार पोर्ट ईरान काफी बार न्यूज में रहता है। अगर आप पीएसआर के ऑप्शनल के हो ना, तो अगर आप ये डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना, इंटरनेशनल रिलेशंस में ना आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं लिख पाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रेंथन करिए कि किस तरह से चाबहार पोर्ट पे जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी उसको स्ट्रेंथन कीजिए। कार्गो मतलब कि जो भी वहां पे सामान आता है, रिसीव किया जाता है या फिर उसको अगर भेजा जाता है, उसको किस तरह हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। चाबहार पोर्ट को ज्वाइंटली डेवलप किया जा रहा है इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बारे में, ताकि वहां पे गुड्स और पैसेंजर दोनों को ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सब गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है। ये इंडिया को सी लैंड का एक्सेस प्रोवाइड करेगा अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में थ्रू ईरान ईस्टर्न बॉर्डर्स में, ठीक है। अब भाई इंडिया बना रहा है तो इंडिया भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस रूट को एक्सेस कर सकता है, अफगानिस्तान में जा सकता है, सेंट्रल एशिया में जा सकता है। अभी भाई सेंट्रल एशिया में चला गया तो यूरोप में चला जाएगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का काउंटर किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है वो चाइना के इन्वेस्टमेंट के बढ़ रहा है, और ये चाबहार पोर्ट के 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। नेक्स्ट है WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अभी क्या है, यूनियन जो हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 140A सेशन को चेयर किया है। चेयरमैन पोस्ट क्या होती है, हर साल रोटेशन पे करती है अमंग 6 रीजनल ग्रुप्स, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरियन, वेस्ट पैसिफिक, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 34 टेक्निकली मेंबर्स होते हैं जो 3 साल के टर्म में जिनको इलेक्ट किया जाता है। इनका काम क्या होता है, जो WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड को जो चेयर करते हैं, इनका काम ये होता है जो भी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो भी डिसीजन करिए उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको एडवाइस करना है और उसके वर्क को क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल सोइल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन। अभी क्या रिसेंटली किया है, इसकी जो मीटिंग है उसकी रिव्यू मीटिंग को कंडक्ट किया गया। ये किसका अटैच्ड ऑफिस है, ये डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है उसका अटैच्ड ऑफिस है। ये क्या काम है भाई, सेंट्रल सोइल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन का, इसका काम यही है कोई भी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करना, जो भी रिसर्च का काम करना, या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में कुछ भी प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स या उसके साथ आसपास जो जुड़े हुए फील्ड है उनमें क्या करना, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करना। ये कहाँ ये डील करता है, जो भी रिवर प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में है और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री जैसे नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, इनके जो भी रिवर प्रोजेक्ट्स में जो अड़चने आ रही है उनको प्रॉब्लम को सोल्व करना है। साथ ही ये कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जैसे जो भूटान में चल रहा है पूना संगचू, उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। देखो अभी इंपॉर्टेंट बन जाता है भूटान का पूना संगचू, ठीक है, ये पूछ सकता है क्योंकि अभी आ गया तो पूछ सकता है, ठीक है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट सोलर एनर्जी। इसको कहाँ पे बनाया जाएगा, नर्मदा रिवर के ओमकारेश्वर डैम पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के खांडवा रीजन में, ठीक है। ये पावर जनरेशन एक्टिविटी कब शुरू करेगा, 2022 में। जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है ये वैल्यूएबल स्पेस नहीं है लैंड पे, हाउएवर ये 25 से 30% कॉस्टली है। जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है इंडिया में ये कौन कौन से हैं, इसके अलावा कोलकाता में 10 किलोवाट का प्लांट है, ठीक है, केरला के एनटीपीसी में 100 किलोवाट का है, और ग्रेटर विशाखापट्टनम स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, वहां पे 2 मेगावाट का है। अब आप देख लो
कितना बड़ा बनना है, 600 मेगावाट का काम बनना है मध्य प्रदेश का, कहाँ पे ओम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक। देखो बिहार में क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करिए ताकि कंजर्वेशन को इंक्रीज किया जाए। कहाँ पे, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक पॉपुलेशन कहाँ 78 से टू नियरली 622 में। ठीक है, मतलब गाइस क्या है, देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक है क्या। ये बर्ड है जिसकी 3 नॉन ब्रीडिंग ग्राउंड है वर्ल्ड में, मतलब कि जहाँ पे ये रिप्रोड्यूस करते हैं, इन बर्ड की सिर्फ 3 ही जगह है जहाँ ये रिप्रोड्यूस करते हैं। 2 तो इंडिया में, एक असम में, एक बिहार में और एक कंबोडिया में। इसका जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। अभी क्या कहते हैं, 2007 में जो इनकी पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 78 थी और 2020 में 600 हो गया। और वो इतनी पॉपुलेशन क्यों है, क्योंकि बिहार में जो कम्युनिटी है वो इनको क्या करिए, कंजर्व करिए। ठीक है, सिंपल बात ये है। नेक्स्ट है K2। आप सबको पता है K2 क्या है, हमारी पीक है। K2 वर्ल्ड की 2nd टॉलेस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोकेटेड है। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ टीम ऑफ क्लाइंबर्स है नेपाल से, वो फर्स्ट माउंटेन रेस पर है जिन्होंने सक्सेसफुली विंटर अटेम्प्ट कंप्लीट कर लिया। कहाँ पे, K2 पे। K2 ओनली माउंटेन है जिसकी जो हाइट है 8000 मीटर्स है और अभी तक कोई भी विंटर में उसमें गया नहीं था। ठीक है, ये काराकोरम रेंज में सिचुएटेड है टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ हिमालय। ये आप सबको पता होगा। K2 सराउंडेड है बाय 5 ऑफ द वर्ल्ड 17 हाईएस्ट माउंटेन। लास्ट में चार्ट की दैट इज द सक्कारा। सकारा किया गाइस, ये बरियल ग्राउंड है, मतलब कि जहाँ पे लोगों को हम जलाते हैं, इजिप्ट में है। रिसेंटली इजिप्ट ने कुछ फ्यूनररी टेम्पल को अनकवर्ड किया है और वहाँ पे कुछ ओल्डेस्ट कॉफिन्स पाए गए हैं। कॉफिन मतलब ये चीज जिसमें आपको भाई ऐसे राजको रखते हैं। ठीक है, कहाँ पे पाया गया, ये साउथ कैरो है, वहाँ पे सक्कारा में पाया गया है, जहाँ पे काफी सीक्रेट्स हमें पता चले एशियन कैसे लोगों को मतलब कि बरी किया जाता था। सक्कारा में डजन पिरामिड से भी ज्यादा मिले हैं और यहाँ पे एशियन इजिप्टियन कैपिटल जो मैमिस की है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो भी यहाँ पे स्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक करो, कोई डाउट हो कमेंट करो। बाकी तब तक बाय, टाटा।